नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। शासन के लिए भाजपा जनता की पहली पसंद है, कौन कह रहा है? मोदी साहब कह रहे हैं। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की 3 राज्यों में जीत हुई ना, उनकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो अपनी खुशी मना रहे हैं। सीएस के कार्यों से नहीं पड़ना चाहिए सरकार के कामकाज पर असर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मुख्य सचिव सीएस के कार्यों या निष्क्रियता का असर चुनी हुई सरकार के कामकाज पर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारी की सेवाओं को 6 महीने के लिए बढ़ाने के केंद्र के फैसले को कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। और हमारी सर्वोच्च अदालत की बात होती है तो संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। अभी आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा था नरेंद्र सिंह तोमर ने, प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो आप देखिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना लोकसभा से, और इनके जो मंत्री पद था इनके पास, वो आप देखते हैं कि मुंडा को मिल चुका है। अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री बना दिया गया है। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों से मिले भारतीय राजदूत। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौत की सजा के विरुद्ध अपील पर हुई है 2 सुनवाई, और गुलाम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा है, बयान बदलने का कोई कारण नहीं है। भारत में काम कर रहे अफगानी दूतावास और वाणिज्य दूतावास। एक बात और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो नौसैनिक, पूर्व नौसैनिक, जिन पर आप देखिए जासूसी के आरोप लगे हैं एक तरह से, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि कोरी कल्पना नहीं, हकीकत है आर्थिक बुनियाद की मजबूती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान हुई आर्थिक बढ़ोतरी के आंकड़ों दर्शा रहे हैं कि आर्थिक बुनियाद की मजबूती हकीकत है और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। पिछले 8 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है। हैवी ड्रॉप सिस्टम की दुनिया में भारत ने लगाई ऊंची छलांग। हैवी ड्रॉप सिस्टम की दुनिया में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है। 11 टन वजनी हैवी ड्रॉप सिस्टम का गुरुवार को राजस्थान की बीकानेर ड्रॉपिंग जोन में सफल परीक्षण किया गया है। अमेरिकी विमान C-17 ग्लोब मास्टर से भी टाइप प्लेटफॉर्म आप देखिए 24 का यह पहला परीक्षण है। और केंद्र केवल 15 राज्यों ने अपनाए केंद्र का मॉडल भूजल कानून। पानी की गंभीर चिंता के बावजूद एक तथ्य भी है कि केवल 15 राज्यों ने भूजल दोहन और रिचार्ज के नियम कायदे तय करने वाले केंद्र के मॉडल कानून को अपनाया है। पानी राज्यों का विषय है और इसलिए केंद्र सरकार इसकी निगरानी और नियमन के लिए सुझाव तो दे सकती है, लेकिन कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं कर सकती है। इस मॉडल कानून को अपनाने के मामले में स्वाभाविक रूप से केंद्र शासित क्षेत्रों का रिकॉर्ड अच्छा है। 6 केंद्र शासित प्रदेश इसे अपना चुके हैं एक तरह से। पन्नू के खिलाफ सबूतों के साथ होगी बातचीत। 12 साल बाद FBI निदेशक अगले सप्ताह आ रहे हैं ना भारत, और आप देखते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से भारत और अमेरिका हो, कनाडा के हो, बहुत बुरे दौर से रिश्ते गुजर रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है संघीय जांच ब्यूरो, और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी? 26 जुलाई 1908 में हुई थी। वॉशिंगटन DC में, USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कांग्रेस सांसद साहू के ठिकानों पर आयकर आप देखते हैं कि छापे 150 करोड़ रुपए बरामद हुए। उड़ीसा के बलांगीर में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू। ये अब आप देखिए धीरज साहू कौन है? टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू झारखंड के लोहरदगा निवासी है। वह झारखंड से ही राज्यसभा के सदस्य है। वह रांची से सांसद रहे। स्वर्गीय से प्रसाद साहू के भाई उद्योगपति राय साहब बलदेव साहू के पुत्र हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज साहू ने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी। इनका उड़ीसा में शराब का बड़ा कारोबार भी है, और आप देखिए बरामद हुए हैं 150 करोड़। असम में 1966 से 1971 के बीच कितने बांग्लादेशियों को दी गई नागरिकता? ये नागरिकता कानून की धारा 6(1) की सुनवाई के दौरान मांगे केंद्र से आंकड़े। पूछो पूर्वोत्तर में घुसपैठियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? देश की सीमा को अवैध बनाने के लिए क्या कर रही है सरकार? ये भी आप देखते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसमें। चलिए, बाकी खूब बातें हो रही हैं इस पर। ये आप देखते हैं जो नागरिकता अधिनियम की धारा 6(a) है ना, ये असम में घुसपैठियों से संबंधित है।
घुसपैठ ही ये कहने का मतलब है कि जो पड़ोसी देशों से आप देखते हैं कि चुपचाप आ जाते हैं बिना कानूनी मदद, कानून की इजाज़त लेके, हमारे भारत की इजाज़त लेके। अब आप देखेंगे ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में तो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी काफ़ी चलाचली चलती रहती है, लड़ाई होती रहती है। समझौते के आधार पर बच्चों के अपहरण की प्राथमिकी रद्द नहीं हो सकती है, हाईकोर्ट कह रहा है। पीठ ने कहा है कि बच्चों का अपहरण और तस्करी एक गंभीर अपराध है, समझौता चिंताजनक है। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपित के खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मान लीजिए आप देखिए, दो में विवाद था, आपसी समझौता हो गया और कह रहे हैं कि ये मामला खारिज कर दीजिए, तो हाईकोर्ट कह रहा है ऐसा नहीं होगा। अपहरण हो या आप देखिए गंभीर तस्करी का कोई मामला हो, ये गंभीर है, इसमें समझौता चिंताजनक है। सामाजिक अपेक्षाओं से दूर नहीं रह सकते न्यायाधीश। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतों की जिम्मेदारियां अपराधी या बेगुनाही के निर्धारण से परे है। ट्रायल कोर्ट की चूक पीड़िता के लिए न्याय सुनिश्चित करने के रास्ते में नहीं आ सकती है। ये आप देख लीजिए, अमेरिकी जानकारी पर जांच समिति का गठन करने की बात हो रही है। गुरुपंत सिंह, आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपनी धरती पर सिख आतंकवादी गुरुपंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय का हाथ होने की बात हुई थी ना, तो उसी मामले में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 324 पद हैं रिक्त, ए मेघवाल कह रहे हैं। आप देखेंगे अगले साल LBM-3 6 PSLV लॉन्च करेगा इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अहोम राजवंश के दफन टीले यूनेस्को टैग के लिए नामांकित हुए हैं। ये अहोम स्थित अहोम राजवंश के दफन टीलों को आप देखते हैं कि 2023-24 की यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत में ने नामांकित किया है। मुईदाम के नाम से जाने वाली पिरामिड जैसी संरचना द्वारा दर्शाए गए इन अद्वितीय टीलों का उपयोग असम पर तकरीबन 600 वर्ष तक शासन करने वाले कोई ताई अहोम राजवंश द्वारा किया जाता था। यह जानकारी राज्यसभा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, यूनेस्को के बारे में आज आप लोग बताइए, कल हम लोगों ने बात भी की थी। अग्निपथ योजना से देश को मिलेंगे बेहतरीन सैनिक, थल सेना प्रमुख बोले तकनीकी रूप से सक्षम सैनिकों की होगी भर्ती। भारतीय सेना पिछले साल से बदलाव की राह पर चल रही है, ये भी आप देखेंगे। नाइजीरिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस ने दिखाई तेजस खरीदने में रुचि। LHAL के चेयरमैन ने कहा इन देशों से चल रही बातचीत स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। ये भी आप देखें, भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को तकनीकी विकसित करना जरूरी है। CDS कह रहे हैं। एविएशन एक्सपो 2023 में CDS जनरल अनिल चौहान का संबोधन। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। तेलंगाना में आप देखिए रेवंत रेड्डी ने ले चुके हैं शपथ। मुख्यमंत्री पद के बारे में जरूर आप लोग कर लीजिएगा सर्च, ठीक है। ये आप लोग जरूर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं CM के बारे में। आप सभी जानते हैं, एक तो संविधान के अनुच्छेद किसे पढ़िए, 164 को पढ़िए। ये क्या प्रावधान करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कौन है? मुख्यमंत्री। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम भी कर देता है। एक ऐसे व्यक्ति को भी राज्य का विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होगा। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल प्रसाद पालन रहता है। जब तक उसे आप देखते हैं कि बहुमत मिला रहेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। ये भी आप देखते हैं खूब बातें हो रही राजनीति की, और राजनीति आप लोगों के लिए ज़्यादा
जरूरी नहीं रहती है, बस मजे लिया करिएगा, ठीक है। ईवीएम पे सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग देगा जवाब। ये आपने देखा होगा अक्सर कि जब चुनाव कोई पार्टी हार जाती है तो वो ईवीएम पर सवाल उठाती है। और ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही, आज की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में चुनाव हारने के बाद देश भर में रैलियां की थी इसके खिलाफ, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो तो हर पार्टी का वही हाल है। केशवानंद भारती का फैसला 10 भाषाओं में उपलब्ध है, सीजीआई कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के हुए हैं 50 साल, इसी फैसले से आया था संविधान की बुनियाद संरचना का सिद्धांत। और आप देखिए बुनियाद संरचना सिद्धांत पर 1973 के फैसले ने संविधान में संशोधन करने की संसद की व्यापक शक्ति को खत्म कर दिया था और न्यायपालिका को उसके उल्लंघन के आधार पर किसी भी संशोधन का समीक्षा करने का अधिकार दिया गया था। तो उसी की बातें हो रही हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में शुरू होंगे 3 से 6 माह तक के स्किल कोर्स, और उच्च शिक्षण संस्थानों से स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा सेंटर स्थापित करने का भी दिया सुझाव। प्रत्येक कोर्स की फीस को पहले घोषित करना होगा इसमें। और यूजीसी ने स्किल से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्सों को चलाने की दी मंजूरी। इन कोर्सों के स्वरूप और दाखिले की योग्यता आदि को लेकर जारी है मसौदा। आप देखेंगे उड़ीसा में मध्यम दूरी की अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। स्वदेशी तकनीकी से बनी सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल 1000 किलोमीटर ले जाने में सक्षम मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। आप देखेंगे इसे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के बारे में बता देता हूँ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा आपको। बंगाल सरकार ने एनसीआरबी को दिए हैं गलत तथ्य। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात हो रही है इसमें। प्रकृति के उपहार से पंचायत में खोला रोजगार और पर्यटन द्वारे। कहाँ की बात है? बिहार में जहानाबाद की मानदिल पंचायत बनी प्रेरणा उदाहरण सरोवर पार्क से कर रही है। आप लोगों को आगे भी मैंने कहा है, पीछे भी कहा है कई बार, कि अगर आपका सरपंच ईमानदार है, आपने जिसे प्रतिनिधि चुना है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, अगर वो ईमानदार है तो आपकी क्षेत्र की 90% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन उसकी शर्त क्या है? ईमानदारी होनी चाहिए। अब आप देखिए, ये आपका संपादकीय पार्ट है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचती है। आपको एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं आप लोग, तो मदद मिलती है। दुबई पर टिकी दुनिया की निगाहें। आप देख रहे हैं कि COP28 का सम्मेलन हो रहा है ना, वहाँ दुबई में चल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 में एक ऐसे लक्ष्य पर सहमति जुटाने की कोशिश चल रही है जिस पर पिछले COP सम्मेलनों में विचार करने से बचा जाता है। ऊर्जा के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध रीति से रोकथाम के बिना वायुमंडल के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को नहीं रोका जा सकता है। यह जानते हुए भी इस विषय को पहली बार 2 साल पहले ग्लासगो में हुए 26वें जलवायु सम्मेलन में रखा गया था। और वहाँ भी आप देखें, कार्बन उत्सर्जन को रोके बिना कोयला जलाने के प्रयोग को रोकने का प्रस्ताव पेश किया गया था। चीन व भारत समेत विकासोन्मुख देशों ने उस प्रस्ताव का इसलिए विरोध किया था क्योंकि तेल व गैस को छोड़ केवल कोयला जलाने पर रोक की बात की जा रही थी। गत वर्ष शर्म अल शेख जलवायु सम्मेलन में भारत ने कार्बन उत्सर्जन रोके बिना कोयला, तेल व गैस इन जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध रीति से रोकथाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर चीन के विरोध के कारण सहमति नहीं बन पाई थी। इस बार भारत ने तो अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन अमेरिका और यूरोप समेत सम्मेलन में भाग ले रहे देशों में से करीब 100 देश कार्बन उत्सर्जन रोके बिना जीवाश्म ईंधनों की चरणबद्ध रोकथाम के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि चीन जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग रोकने के बजाय घटाने को राजी हुआ है। प्रमुख तेल उत्पादक होने के बावजूद सम्मेलन का मेजबान संयुक्त अरब अमीरात भी इस पर सहमति जुटाने में लगा है, लेकिन सऊदी अरब अभी तक इसका विरोध कर रहा है। और कार्बन गैसों का उत्सर्जन तेल और गैस जलाने से ही नहीं, बल्कि तेल और गैस का उत्पादन और शोधन करने वाले उद्योगों से भी
उद्योगों से भी होता है, जो विश्व के 15% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। तेल और गैस उद्योगों ने, आप देखेंगे, 2050 तक कार्बन मीथेन का उत्सर्जन पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मांग कर रही है कि इस लक्ष्य को 2030 तक पूरा किया जाए। इस बीच अमेरिका ने अपने तेल और गैस उद्योग से पैदा होने वाली मीथेन के उत्सर्जन में 2038 तक 80% कटौती का प्रस्ताव रखा है। कार्बन की तुलना में मीथेन वायुमंडल में रहती तो कम समय तक है, परंतु इसकी ताप रोकने की क्षमता कार्बन गैसों से 80 गुना अधिक है। पशुपालन और खेती मीथेन उत्सर्जन के दूसरे बड़े स्रोत हैं, जिन पर हर साल चर्चा तो होती है, मगर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाती। यदि कार्बन उत्सर्जन को रोके बिना जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध रीति से रोकथाम और तेल एवं गैस उद्योग के उत्सर्जन को 2030 तक खत्म करने की पर सहमति बन जाती है, तो इस जलवायु पर सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद इस वर्ष पृथ्वी के कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के बजाय 1.1% की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 3,680 करोड़ टन हो गए। इसमें आप देखिए लगभग एक तिहाई योगदान अकेले चीन का था, और इसका ही परिणाम है कि इस वर्ष तापमान ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पृथ्वी के हर कोने में सूखे, अतिवृष्टि और तूफानों की मार हो रही है। भारी तबाही से उसका असर स्पष्ट देखा जा सकता है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पहले ही तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश बन गया है, और भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भले ही अभी अमेरिका के 8वें हिस्से के बराबर हो, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से देखें तो भारत का उत्सर्जन अमेरिका से भी अधिक है। चीन ने अपनी सौर ऊर्जा, बिजली चलित वाहनों और अक्षय ऊर्जा जमा करने के लिए जरूरी बैटरी तकनीक का सबसे तेजी से विकास किया है। इसकी वजह से उसकी कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर धीमी पड़ रही है। इस वर्ष भारत का उत्सर्जन 8.2% की दर से बढ़ा है, जबकि चीन का केवल 4% बढ़ा है। यदि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए युद्ध स्तर पर काम नहीं किया तो वह दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक बन जाएगा। जलवायु सम्मेलन में निशाना बनने लगेगा। भारत के समक्ष दो विकल्प हैं, या तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जहरीली होती जलवायु की परवाह न करते हुए चीन की तरह अंधाधुंध विकास करे और अपने लोगों को जहरीली वातावरण, सूखे, अतिवृष्टि, बाढ़ और तूफान जैसे विपदाओं से तबाह होने दे। इन कारणों से अभी से ही हर साल 16.7 लाख लोग मर रहे हैं, जो कोविड महामारी से 3 साल में हुई मौतों से भी अधिक है। सदा नीरा नदियों के ग्लेशियर छीज रहे हैं, झरने और भूजल के स्रोत सूख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे, और आप देखेंगे या जहरीली होते जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे इस वर्ष के सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से हो रही जन स्वास्थ्य और आजीविका की समस्याओं को भी विचार सूची में शामिल किया गया। दूसरा विकल्प यह है कि एक राष्ट्रीय नीति बनाकर सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा का और उसके संग्रह के लिए बैटरी तकनीक का युद्ध स्तर पर विकास करें। दुबई सम्मेलन में खेती, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का 1/3 उत्सर्जन भोजन व्यवसाय से होता है, जिससे आप देखिए जिसमें फसलों और मवेशियों से निकलने वाली मीथेन से लेकर भोजन के उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण तक में खर्च होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाला उत्सर्जन शामिल है। नलकूपों और मशीनों को स्वच्छ ऊर्जा से चलाकर, धान जैसी फसलों की नई तकनीक अपनाकर और पशु मांस और प्रसंस्कृत भोजन की जगह शाकाहारी और ताजे भोजन को लोकप्रिय बनाकर ही भोजन व्यवसाय के उत्सर्जन की रोकथाम हो सकती है। हालांकि इन सभी कामों के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत है, और जिन्हें विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराने पर विचार हो रहा है, जो दुबई सम्मेलन का एक प्रमुख लक्ष्य है। इतने व्यापक बदलाव को जन जागरूकता और सहयोग के बिना साकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पर्यावरण और ऊर्जा को उच्च माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक विषय के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। निराधार आरोप लगाने का सिलसिला, राफेल और अदानी प्रकरण यही दर्शाता कि मिथ्या आरोप लगाने वाले कैसे नाकाम हुए। राहुल गांधी ने काफी बोला था ना, तो उसी पर कहा जा रहा है। चलिए, अवसर, ज्ञान, आनंद और प्रसिद्धि के शिखर तक वही लोग पहुंचे जिन्होंने अनुकूल अवसर नहीं मिलने जैसे बहानों की आड़ नहीं ली है। और आपने देखा होगा, आप लोग पढ़ाई में सबसे ज़्यादा बहाना बनाया जाता है। मैंने ये अनुभव भी किया, लोगों को भी सुना है। कोई भी काम, अरे आज पढ़ाई नहीं कर पाए, आज सिर दर्द कर रहा था, मोबाइल नहीं चला पाए, ये कभी नहीं क्या होगा, सिर दर्द, खाना नहीं खा पाए। थोड़ा ये ध्यान दिया करिएगा। हार की खींच ईवीएम पर जो फोड़ी जा रही है, चिंता का विषय, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में सजा दिलाने के
लिए देश में अव्वल रहने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि उसके सामने अभी भी कौन कौन सी चुनौतियां बरकरार हैं। और आप देखें क्या है बरकरार। यही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि सुरक्षित यातायात के लिए किए गए उसके प्रयासों का कोई असर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। सड़क दुर्घटना के मामले में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर और बीते साल ऐसी घटनाओं बढ़ी हैं। वर्ष 2021 में सड़क में पर हुई दुर्घटनाओं में 18,972 लोगों ने दम तोड़ा था, जबकि 2022 में यह संख्या 21,392 पहुंच गई है। तो उन्हीं की बातें हुई। स्त्रियों के विरुद्ध सामाजिक कुरीतियां। वर्ष 2017 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रेम संबंधों के चलते एक युवक युवती को प्यार करने पर उन्हीं के गांव वालों ने ऐसी सजा दी जिसके बारे हर सुनने वाला का सिहर उठा। और पहले दोनों को नंगा कर गांव में घुमाया गया, फिर युवती का 80,000 रुपये में नाता कर दिया गया। और इसी तरह राजसमंद जिले में कई महिलाओं के नाता के तहत अपनी इच्छा के विरुद्ध कई बार पुनर्विवाह करने के मामले भी सामने आए। नाता नात्रा या अथवा नात्री एक ऐसी प्रथा है जिसमें बिना शादी की युवती को युवक के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है, और इस प्रथा के अनुसार विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। पुरुष भी किसी विवाहित महिला को उसकी सहमति से लाकर पत्नी के रूप में रख सकता है। असल में राजस्थान में नाता प्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस प्रथा में कोई भी विवाहित पुरुष या महिला अगर किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ अपनी मर्जी से रहना चाहता है तो वह एक दूसरे से तलाक लेकर एक निश्चित राशि अदा कर एक साथ रह सकते हैं। कहते हैं कि नाता प्रथा विधवाओं व परित्यक्ता स्त्रियों के लिए शुरू हुई थी और उन्हें सामाजिक जीवन जीने के लिए सामान्यता देश के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रथा में 5 पंचों द्वारा फैसले के लिए लिए जाते हैं। इसमें केवल महिलाएं व पुरुष व उनसे जुड़े पक्षों जैसे माता पिता, महिला का पति और पुरुष की पत्नी के बीच आपसी सहमति बनानी होती है। विवाहित पुरुष विवाहित महिला से जुड़े पक्षों को एक निश्चित राशि अदा कर अपने साथ रख सकता है। सौदा तय होने पर पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है। राशि को झगड़ा छूटना कहते हैं। वैसे तो इस प्रथा का चलन कई जगहों पर है, लेकिन आदिवासी समुदाय जनजातीय क्षेत्रों में यह काफ़ी लोकप्रिय है। पहले यह प्रथा जहाँ केवल गांव में थी वहाँ अब यह कस्बों तक फैल चुकी है। पंचों का तर्क है कि इसकी वजह से महिलाओं और पुरुषों को तलाक की कानूनी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। और वक्त गुजरने के साथ इस प्रथा में भी कई परिवर्तन होते चले गए। इसके कारण लड़कियों और महिलाओं के खरीदने बेचने के चलन को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर यह पुरुषवादी समाज में महिलाओं के नियंत्रण का भी हथियार बनती जा रही हैं। इस प्रथा से हो रहे सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए पंचायतों के पास कोई भी आधिकारिक नियंत्रण भी नहीं है, जिससे नाता प्रथा महिलाओं के शोषण का बड़ा हथियार बनकर सामने आ रहे हैं। इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार को ठोस कानून बनाना होगा। समाज के स्तर पर भी इस बारे में विचार होना चाहिए। यहाँ भी आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियाँ रहती हैं, कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। मातृभाषा में खुलती उच्च शिक्षा की राहें। यूजीसी ने हाल ही के वर्षों में भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए। इसी कड़ी में छात्रों को मातृभाषा में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करने के लिए देश भर के विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी किया है। वस्तुतः नई शिक्षा नीति 2020 में इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित अधिकांश क्षेत्रों में क्षेत्रीय मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है, जिसे धरातल पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है ये भी। और शिक्षा आप देखिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई हुई है। तुम मुझे लाइक दो, मैं तुम्हें कमेंट दूंगा, खरी खरी तंज कसा जाता है। आपदा सुख आश्रय के बीच एक वर्ष, ये आप देखते हैं कि सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। आदिवासी हितों को प्रोत्साहन। आगामी बजट में नहीं होगी कोई बड़ी घोषणा, सीतारमण कह रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आम चुनाव से पहले सिर्फ लेखानुदान नई सरकार पेश करेगी पूर्व बजट। और अरुण जेटली के बीमार पड़ने पर 2019 में पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में किया था किसान सम्मान निधि का ऐलान। लेखानुदान के दौरान पहली भी बड़ी घोषणाएं करने बचती रही सरकार, लेकिन कोई संवैधानिक रोक नहीं है इसमें, ये भी आप देखेंगे। उपभोक्ता से उत्पादक देश बना भारत, राजीव कह रहे हैं। 1 जनवरी से कारों का मूल्य बढ़ाएगी हुंडई। 19% तक लुढ़के पेटीएम के शेयर। जोमेटो के 1125 करोड़ शेयर बेच सकती है सॉफ्टबैंक। उड़ीसा का गोपालपुर पोर्ट खरीदा जा सकता है अदानी समूह। एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल ना करें मिले। भारत जल्द हासिल कर लेगा $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य। नवंबर में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री 25% बढ़ी। रिकॉर्ड बढ़त के बाद 132 अंक टूटा सेंसेक्स।
ये दुनिया में आप देख रहे काफ़ी तनाव चल रहा है। विवेक रामास्वामी ने निक्की हेली को बताया भ्रष्ट व फांसीवादी। ट्रंप के सहयोगी काश पटेल बोले सत्ता में वापस आए तो मीडिया पर करेंगे कार्रवाई। अब अमेरिका में भी चुनाव होंगे ना कुछ समय बाद। समीर शाह का लंदन वीकेंड टीवी से बीबीसी प्रमुख बनने का सफर। ये भारतीय मूल के हैं समीर शाह। औरंगाबाद में 1952 में जन्मे थे। 1960 में आप देखिए इंग्लैंड में चले गए थे। 1969 में 1979 में लंदन में वीकेंड टेलीविजन से कैरियर की शुरुआत की थी इन्होंने। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। नवीन की को दोहरी सफलता। आर्मा मार्क्समैनशिप यूनिट के निशानेबाज नवीन ने गुरुवार को भोपाल में संपन्न पिस्टल स्पर्धाओं की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ दोहरी सफलता हासिल की है। आडवाणी नॉकआउट में पहुंचे। विश्व चैंपियनशिप की पंकज आडवाणी की बात हो रही है। समी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में है, ये आप देखेंगे। स्क्रीन पर पाक टीम के लिए दिखा नस्ली शब्द। चलिए ये बात। भारोत्तोलक बिंदिया रानी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ये राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता हैं ये। और IWF ग्रांप्री 2 में निराशाजनक प्रदर्शन के साथ महिलाओं की 55 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क वर्ग में 3 प्रयासों में नाकाम रही। चलिए भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम स्पेन से हारी। फाइनल में अर्बन राइजर्स से भिड़ेंगे मणिपाल टाइगर्स, ये भी आप देखेंगे। चलिए देखते रहते हैं। चलिए ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को कुछ जानकारी तो मिलती ही रहती है ना। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया था GPS। 1993 में आज ही के दिन तत्कालीन अमेरिकी रक्षा सचिव लेस एस्पिन ने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया था। GPS का इस्तेमाल पहली बार आप देखिए MIT के शोधकर्ताओं ने पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक को ट्रैक करने के लिए किया था। भारतीय नौसेना को मिली पहली पनडुब्बी INS कलवरी। 1967 में आज ही के दिन तत्कालिक सोवियत संघ के रीगा बंदरगाह पर भारत की पहली पनडुब्बी INS कलवरी ने को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। पनडुब्बी की सतह की गति 16 समुद्री मील और जल मग्न गति 15 समुद्री मील थी और वर्ष 1996 में इसे सेवा मुक्त कर दिया था। बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं शर्मिला टैगोर। प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का जन्म 1944 में आज ही आप देखते हैं कि आज ही के दिन कानपुर में हुआ था। अभिनय करियर की शुरुआत में ही सत्यजीत राय की अपूर्व संसार 1959, देवी 1960 जैसे कालजयी फिल्में की और वर्ष 1964 में फिल्म कश्मीर की कली से उन्होंने बॉलीवुड में पदार्पण किया। वक्त देवर, नायक, आराधना, छोटी बहू और अमर प्रेम जैसी कई सफल फिल्में की और वर्ष 1975 में मौसम फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। शर्मिला सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ऑटिज्म के लक्षणों को दूर करेंगी वैक्सीन। चीनी वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग की मदद से विकसित किए गए वैक्सीन का चूहों पर किया है प्रयोग। नेचर न्यूरो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध। इलाज के लिए खुलने की उम्मीद की बात हो रही है, अच्छी बात है ये भी। इंटरनेट पर खाने की फोटो पोस्ट करना पड़ा महंगा। रेस्टोरेंट में खाते समय इंटरनेट मीडिया पर खाने की पोस्ट डालना अब एक चलन बन चुका है, लेकिन चीन की वांग में ऐसा करना भारी पड़ गया। हॉटस्पॉट रेस्तोरां में भोजन कर रही वांग ने खाने की फोटो साथ गलती से टेबल QR कोड भी इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। चलिए गूगल ने लॉन्च किया सबसे पावरफुल AI मॉडल जेमिनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। वसायुक्त आहार तनाव से लड़ने की क्षमता को पहुंचा सकता है नुकसान, अनुसंधान कह रहा है। मून वॉक पर प्रदर्शनी। लंदन के लाइट रूम में द मून वॉकर्स ए जर्नी विद टाइम हैक्स की प्रदर्शन के दौरान मून याक दिखाया गया है।
टॉम हैक्स ने 1969 और 1972 के बीच चंद्रमा पर मानव को ले जाने वाले मिशनों और भविष्य के चंद्र अन्वेषण की योजना को पता लगाने वाली इमर्सिव फिल्म का वर्णन किया है। वह इन मिशनों पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। यह पिक्चर जस्टिन, ये आप देखिए, सटक्लिफ ने जारी की है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखें कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए, 100% दीजिए अपना काम में।